दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। मेरे कलीग प्रवीण गौतम हमारे साथ हैं। हम दोनों लगातार उत्तर प्रदेश में 2 बार घूमे। अगस्त में एक बार तब जब कोई यूट्यूबर, कोई टीवी का सो कॉल्ड रिपोर्टर या एंकर उत्तर प्रदेश चुनाव का जिक्र भी नहीं कर रहा था तब, और तब जब उत्तर प्रदेश में तारीखों का ऐलान हो गया चुनाव का तब। तो आज मैं और प्रवीण आपको अपना एग्जिट पोल बताने वाले हैं। तो एग्जिट पोल से पहले सबसे पहले प्रवीण, कौन सी बातें खास लगी आपको इस बार यूपी चुनाव में? देखो, यूपी चुनाव में सबसे खास बात यह थी कि सीधा सीधा चुनाव था। समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन, कांग्रेस और बसपा का जनाधार इस चुनाव में घटता नजर आया है। चाहे प्रियंका गांधी ने कितनी भी ताकत लगाई हो, मायावती ने तो कोई ताकत लगाई नहीं। ऐसा लगता था कि एक तरह से ग्राउंड छोड़ दिया मायावती ने। उस तरह का चुनाव प्रचार मायावती ने कहा। हालांकि उनके जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि वो बड़ी बड़ी जनसभाएं नहीं कर रही थी, छोटी छोटी सभाओं पर जोर था। तो अब देखना ही होगा कि मायावती का जो प्रदर्शन है, क्या वो ऐतिहासिक रूप से नीचे रहता है या फिर अपनी इज्जत कुछ बचा पाती है। लेकिन एक चीज जो मैंने महसूस की, एग्जिट पोल में भी किसकी सरकार बन रही है हम दोनों आपको बताने वाले हैं हमारे हिसाब से, क्योंकि हम 2 बार यूपी घूमे। लेकिन एक चीज प्रवीण जो मैंने महसूस की जी, इस बार का चुनाव बाइपोलर चुनाव था। बिल्कुल सही बात है। पहली बार उत्तर प्रदेश में कई पार्टियों का चुनाव ना होकर ये बाइपोलर चुनाव था। बीजेपी और समाजवादी पार्टी कट टू कट, जैसा कि प्रवीण ने बताया। लेकिन एक और चीज, लहर नहीं थी प्रवीण। लहर ना होने की वजह, देखो, महंगाई और बेरोजगारी भी एक बड़ी वजह है कि बहुत सारे लोग अब भी मुझे मिलते हैं। रोजाना मैं जनता के बीच जाता हूं तो बहुत सारे लोग यूपी के मिलते हैं जो वोट डालने नहीं गए। जब जनता वोट डालने नहीं जाती, वोट परसेंटेज इस चुनाव में आप देखो ना कि वोट परसेंटेज कितना गिरा है। गांव का बड़ा और शहरों का गिर गया, जो दिखाता है कि जनता उदासीन थी चुनाव के लिए। अपनी रोजमर्रा की जरूरतों से परेशान है जनता। तो चुनाव से एक तरह से तंग आ चुकी है जनता। ये कहते हैं कि लंबा प्रोसेस था, 7 चरण का चुनाव, तो उस तरह का कोई बहुत ज्यादा आक्रामक ये चुनाव नहीं दिखाई दिया। हालांकि भाषण जरूर आक्रामक रहे। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से विपक्षी दलों को निशाने पर लिया, लेकिन कोई रोमांच चुनाव में बहुत ज्यादा नहीं था। एक रटा रटाया चुनाव था। जैसा बंगाल में चुनाव में जो आक्रामकता, जो तेवर देखने को मिले, तो वैसा ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला यूपी चुनाव में। चलिए, अब हम आपको बताने वाले हैं कि किसकी बनने वाली है सरकार। लेकिन उससे पहले प्रवीण मुझे बताइए कि बीजेपी के लिए ये चुनाव कैसा था? देखिए, बीजेपी के लिए ये चुनाव एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल बीजेपी ने इसको माना। यही वजह है कि प्रधानमंत्री को इतनी रैलियां करनी पड़ी, सरकारी पैसे से कार्यक्रम करने पड़े। कोरोना काल में जब जनता पर लाठियां बरसाई जा रही थी, नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, तब प्रधानमंत्री दिन में रैलियां कर रहे थे। तो एक रिपीटेशन है कि प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर भी गिरा इस चुनाव में। जिस तरह उन्होंने साइकिल को आतंकवाद से जोड़ दिया, जिस तरह नमक को लेकर उन्होंने बयान दिया, जिस तरह लाल टोपी को लेकर बयान दिया, और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब युद्ध के हालात थे, तब जब चुनाव प्रचार कर रहे थे प्रधानमंत्री, तो वो दिखाता है कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता क्या थी। तो ये उसके बावजूद प्रधानमंत्री का लगातार चुनाव प्रचार करना दिखाता है कि बीजेपी को डर था हार का। बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और बीजेपी का आप ये रणनीति भी मान सकते हैं, बीजेपी की खासियत भी मान सकते हैं कि बीजेपी जान से लड़ती है, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो। कुल मिलाकर ये चुनाव सपा और बीजेपी के बीच सीधा सीधा चुकी है। तो कुमकुम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको अखिलेश यादव के लिए चुनाव कैसा लगा, कैसा उन्होंने लड़ा इस चुनाव को? शुरुआत में 6 महीने पहले जब हम अगस्त में निकले यूपी घूमने, तो हमको ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव तो मतलब ऐसा है कि तो फिक्स चुनाव है, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी बड़ी आसानी से निकाल लेगी। बिल्कुल 6 महीने पहले, और अंत में आते आते अखिलेश यादव जिस तरह से चुनाव लड़े, उनकी तारीफ करनी होगी, देर से ही सही, लेकिन वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़े, जितने सीमित संसाधन उनके पास थे। लेकिन अखिलेश यादव की सबसे अच्छी बात और सबसे कमजोर बात, मतलब उनके लिए वो एडवांटेज भी थी और डिसएडवांटेज थी, कि वो विपक्ष में चुनाव, देखिए विपक्ष में जब आप होते हैं चुनाव लड़ना आसान होता है, क्योंकि आपको सरकार से सवाल पूछने हैं, आपको अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं देना ना, आपको ये बताना है कि हमने ये किया था अपने वक्त में, अब हम ये करेंगे। तो ये अखिलेश यादव के लिए पहला एडवांटेज था। दूसरा एडवांटेज, अखिलेश यादव ने जिस तरह इस बार छोटी छोटी पार्टी, ओम प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल की मां हो, उन छोटी छोटी पार्टियों को जिस तरह से अपने साथ लेकर, या फिर ठीक वक्त में स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने साथ जोड़ना, तो छोटे छोटे दलों के या बड़े दलों में तो ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, उनको जो सेग्रीगेट करने की कोशिश की, जो एक वक्त में मुलायम सिंह यादव मंडल की राजनीति के वक्त करते थे, ये उनका एडवांटेज रहा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, अखिलेश यादव ने अपने
जो परिवारवाद का उन पर लगातार आरोप लगता था ना, आप देखिए इस बार सिर्फ शिवपाल यादव को टिकट दिया गया है, लेकिन किसी और उनके पोस्टर में उनके पिता की फोटो के अलावा या उनके मंच में उनके अलावा कोई यादव परिवार का शख्स नहीं दिखता था। मुझे लगता था ये चीजें अखिलेश यादव को एडवांटेज जाती हैं। तो ये हमने समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बात की, लेकिन अब खोलते हैं पत्ते अपने अपने। पहले प्रवीण बताएंगे कि उनका एग्जिट पोल क्या कहता है, किसकी सरकार बनवा रहे हैं प्रवीण? देखिए, एग्जिट पोल, मेरे एग्जिट पोल के मुताबिक जितना हम घूमे पब्लिक के बीच, मुझे लगता है कि बीजेपी को एडवांटेज है और मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार बन जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह ग्राउंड पर हम गए तो ओबीसी वर्ग में या फिर गांव में भी एक तबका, खासकर जो लाभार्थी तबका है, वो बीजेपी के पक्ष में खड़ा होता दिखाई दिया। पब्लिक को डायरेक्ट जो लाभ हुआ सरकार से, पब्लिक ने ये मायने नहीं रखता पब्लिक के लिए कि वो पैसा पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी से आया। पब्लिक को दिखा कि 5 किलो राशन सरकार ने हमें दिया। तो ये जो लाभार्थी वर्ग है, इसमें जितना मैंने ऑब्जर्व किया, जितने हम पब्लिक के बीच गए या फिर और पत्रकारों के माध्यम से भी हम जो ऑब्जर्व करते हैं, उसमें ये लगा कि एक बड़ा लगता है कि दलित वोट का भी एक परसेंटेज काफी तो बीजेपी के पक्ष में गया है। बीएसपी का एक बड़ा दूसरी बात कि एक कानून व्यवस्था का जो मुद्दा था, वो भी बीजेपी के पक्ष में मुझे लगता है कि गया है, कि परसेप्शन मायने रखता है राजनीति में। तो अगर इस छोर से लेकर उस छोर तक बहुत सारे एक ऐसे वोट बैंक का मानना है कि कानून व्यवस्था में योगी सरकार ने सुधार किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो दो मुद्दे हैं, एक तो लाभार्थी वाला और एक कानून व्यवस्था वाला, वो खिलाफ गया है अखिलेश यादव के और बीजेपी के पक्ष में गया है और बड़े वोट में ये तब्दील होता दिखाई दिया है और खासकर गांव देहात में भी इस पर वोट पड़ा है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? मुझे भी प्रवीण ऐसा लगता है कि सरकार बीजेपी के लिए बनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सरकार बन जाएगी। देखिए, हम इसीलिए अपने एग्जिट पोल में सीटों का कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि समाजवादी पार्टी ने बेस्ट परफॉर्मेंस अब तक जो की है और बेस्ट परफॉर्मेंस वो जो सरकार बनाई है यूपी में, वो 30% है। मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी अपने इस परसेंटेज को आगे बढ़ाएगी। समाजवादी पार्टी अपने बेस्ट परफॉर्मेंस परसेंटेज में चुनाव इस बार लड़ रही है, उसके नतीजे बताएंगे। लेकिन सरकार बनाना समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल होगा। जो दो बातें आपने बताई, जो दो वजह आपने बताई, उनको मैं रिपीट नहीं करूंगी, ऑफ कोर्स वो बड़ी वजह है, लेकिन कुछ और चीजें भी हैं जो बड़े धीमे से, बड़े करीने से पिछले 8 साल से चल रही हैं और उसका चुनाव दर चुनाव बीजेपी को फायदा होता है, और वो है गोदी मीडिया। मेरा यकीन मानिए, ऐसा कई बार ऐसा लगता था, कई बार लोगों के बीच जाकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है, मतलब एग्जैक्ट वही भाषा होती थी, एग्जैक्ट तमाम शिकायतें गिनवाने के बाद वोट का जब सवाल पूछा जाता था तो कहते थे कि वोट तो देखो बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी का दूसरा, अगर बीजेपी के पक्ष में भी है वो, तो उनकी जो लैंग्वेज है ना, वो देखकर लगता था कि देखिए, मैं अभी भी कहूंगी कि सोशल मीडिया ने एक बड़ी अवेयरनेस पैदा की है, लेकिन अभी भी जो छोटे शहर और गांव देहात है, वहां टीवी का बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा प्रभाव है। तो वो मानते हैं कि टीवी की एंकर अगर कुछ बोल रही तो वो सच बोल रही होगी। बहुत सारे आपने हमारे चैनल पे वीडियो देखे होंगे कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, मोदी जी ने डंका बजा दिया, तो इसके नाम पर भी वोट पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। हिंदुत्व का मुद्दा, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल, हिंदुत्व के नाम पर संघ ने जो काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो फल संघ को 2012 के विधानसभा चुनाव में मिला, 2019 के लोकसभा चुनाव में मिला, 2014 के लोकसभा चुनाव में खासतौर पर अमित शाह के प्रयासों से मिला, वो बहुत बड़ा एक वर्ग तैयार हुआ है जो हिंदी पट्टी में, मुझे लगता है कि गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद जो एक हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, वो बहुत बड़ी, वो उत्तर प्रदेश बनकर उभरी है। अब उसमें कितना डेंट पिछड़ों की राजनीति करके समाजवादी पार्टी कर पाएगी, ये इस पर बहस हो सकती है कि सीटें कितनी कम कर लेंगे, अपनी सीटें कितनी बढ़ा लेंगे। लेकिन भाई, ये एक बड़ा मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और अंत में कई लोग ऐसे हैं जो 1000 अपनी शिकायतें गिनाते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन ठीक है ना, मुसलमानों को तो टाइट कर दिया ना, ये बात है। देखिए, खुलकर हमें बोलना चाहिए। और मैं एक और बात बताऊं प्रवीण, ये जो कानून व्यवस्था की बात होती है ना, बार बार आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्तार अंसारी का नाम लेते हैं, तमाम उन माफियाओं का नाम लेते हैं जो एक खास बिरादरी से, एक खास धर्म से आते हैं। तो ये कानून व्यवस्था की जो बात कही जाती है, कई बार जो पब्लिक ओपिनियंस हम करने जाते हैं तो लोग कानून व्यवस्था बोलते हैं, लेकिन बोलने का मतलब ये होता है कि मुसलमानों को टाइट करके रखा है। ये सच्चाई है, ये हमने महसूस की। देखो, ये सच्चाई अगर यूपी के इस छोर से लेकर उस छोर तक है तो ये बड़ा चुनावी मुद्दा है। और दूसरी बात, और ये बीजेपी की सक्सेस है कि वो उसको
गांव गांव तक, घर घर तक पहुंचाने में कामयाब रही। तेजस्वी यादव ने भी बहुत तगड़ा चुनाव लड़ा था बिहार में, आपको याद होगा। तो बहुत सारे एग्जिट पोल में भी उनकी जीत भी दिखा दी थी कई सारे टीवी चैनलों ने, लेकिन उनकी हार की मुख्य वजह लालू यादव का जो पुराना शासनकाल था। मेरा मानना है कि उसकी वजह से तेजस्वी हारे, कि लोग डर गए कि अगर तेजस्वी यादव को वोट दिया तो वही कानून का राज वैसा ही तो नहीं हो जाएगा जैसे पहले राज था। आ जाएगा। यही वजह है कि योगी सरकार से नाराज होते हुए भी कई लोग इस मुद्दे पर सपोर्ट करते दिखाई दिए कि अखिलेश यादव की जो पुरानी सरकार थी उसमें कानून व्यवस्था गड़बड़ थी, ऐसा लोगों को लगता है। तो पब्लिक का जो परसेप्शन है वही चुनाव में मायने रखता है, तो वो एक सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा मैं इसको मानता हूं। साथ ही कुमकुम, आपने एक और बात की कि 30% से ऊपर जा सकता है समाजवादी पार्टी का वोट। मुझे लगता है इस बार 30% पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बसपा और कांग्रेस मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डेंट करने वाले। तो सीधा सीधा जब चुनाव होता है, जैसे दिल्ली में हुआ, मैंने इसीलिए बोला अरविंद केजरीवाल 50% से ऊपर वोट ले गए। बीजेपी ने भी अच्छा किया लेकिन पर्याप्त नहीं हुआ ना। तो इतने में सरकारें बन जाती थी, लेकिन दिल्ली में नहीं बन पाई बीजेपी की सरकार। तो इसी तरह का मुझे यूपी में दिखाई दे रहा है। सवाल बस आप यही पूछिए कि अगर बीजेपी की 200 से ऊपर सीटें नहीं आ रही है तो क्या समाजवादी पार्टी 200 से ऊपर सीट ले जाएगी? ये एक बड़ा सवाल। आपको क्या लगता है? मुझे जितना समझ में आ रहा है, पिछले आप 7-8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए, राज्यों के चुनावों, देश के चुनावों, पब्लिक ना क्लियर है प्रवीण। वो हंग असेंबली वाला मामला चला गया, और जब पता है कि चुनाव है ही बाइपोलर, दो पार्टियों के बीच, दो चेहरों के बीच, तो मुझे हंग असेंबली वाला कोई मामला, लेकिन ये हमारा एग्जिट पोल है, हम गलत हो सकते हैं, क्योंकि हम कोई गलत होंगे तो माफी भी मांग लेंगे, कोई बात नहीं, गलत हो सकते हैं, लेकिन अनुमान हमने पहले रखा। झूठ नहीं बोलेंगे प्रवीण। 10 तारीख को देखते हैं फिर क्या होता है, मिलते हैं 10 तारीख को, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक मीटर।